भर में गुस्सा है और हर कोई आक्रोशित भी है और संवेदनाएं भी अपने शहीद जवानों के प्रति दे रहा है। राजनेता हो या आमजन, व्यापारी हो या कोई अन्य कारोबारी, सभी लोग एकजुट हैं। एक आवाज में ये आवाज बुलंद भी कर रहे हैं कि आतंक का खात्मा होना चाहिए। लेकिन सवाल ये कि इस आतंक का खात्मा हो तो आखिर कैसे हो। हमारे साथ खास पैनल आज इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ा हुआ है। पुष्पेंद्र श्रीवास्तव, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं। वहीं मनीष सिंह, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं। हमारे साथ कर्नल शशि वैद्य, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ हिस्सा ले रहे हैं चर्चा में। तो वहीं ब्रिगेडियर महेंद्र महाजन, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही हमारे साथ कमांडर नरेंद्र महाजन भी हमारे साथ आज चर्चा में जुड़े हुए हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है। इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले आज देख लेते हैं कि सरकार ने पाकिस्तान पर लगाम लगाने के लिए किस तरह की कड़ी कार्रवाई की है। एक रिपोर्ट के जरिए समझेंगे कि किस तरह की कार्रवाई डिप्लोमेटिक स्तर पर और तमाम कूटनीतिक स्तर के अलावा भारत की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से पाकिस्तान पर नकेल कसने के लिए लगाई जा रही है। भारत ने पुलवामा हमले के बाद तमाम कूटनीतिक मोर्चों पर पाकिस्तान को घेरने के साथ ही उसकी आर्थिक घेराबंदी भी शुरू कर दी है। शुक्रवार को पड़ोसी देश का मोस्ट फेवर्ड नेशन यानी MFN का दर्जा खत्म करने के बाद शनिवार को वहां से होने वाले तकरीबन 3,400 करोड़ रुपए के सामानों के आयात पर भी 200% का भारी भरकम शुल्क थोप दिया गया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने तत्काल प्रभाव से ये शुल्क वृद्धि लागू किए जाने की घोषणा की। वित्त मंत्री ने अपने ट्वीट में कहा, पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से MFN दर्जा वापस ले लिया है। इसके चलते पाकिस्तान से भारत निर्यात किए जाने वाले सभी उत्पादों पर बेसिक कस्टम ड्यूटी में तत्काल प्रभाव से 200% की बढ़ोतरी की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक भारत अभी भी कई उत्पादों के व्यापार को पूरी तरह प्रतिबंधित भी करने पर विचार कर रहा है। आपको बता दें कि भारत ने शुक्रवार को विश्व व्यापार संगठन के सुरक्षा अपवाद नियम के तहत पाकिस्तान का MFN दर्जा खत्म कर दिया था। भारत की तरफ से 1996 में पाकिस्तान को ये दर्जा देकर बेसिक कस्टम ड्यूटी में अभी तक भारी छूट दी जा रही थी। इस तरह लगेगा पड़ोसी को झटका। 2017 से 18 में तकरीबन 3,482.3 करोड़ रुपए का निर्यात किया था पाकिस्तान ने भारत को। सबसे ज्यादा आयात किए जाने वाले फलों पर 30 से 50% और सीमेंट पर 7.5% था अभी शुल्क। 200% शुल्क बढ़ोतरी के बाद इनके दाम हो जाएंगे अब भारतीय फलों और सीमेंट के मुकाबले बेहद महंगे होने से भारत में नहीं रहेंगे इनकी मांग, जिससे हमारे देश से पाकिस्तान की आय का ये जरिया बंद हो जाएगा। ऐसे है दोनों देशों के बीच व्यापार का आंकड़ा 37 अरब डॉलर तक दोनों देशों के बीच व्यापार होने की क्षमता आंकी थी विश्व बैंक ने। 2.41 अरब डॉलर का ही व्यापार हुआ था 2017 से 18 में दोनों देशों के बीच। 1.92 अरब डॉलर का निर्यात किया था भारत ने पाक को, जबकि 488.5 मिलियन डॉलर का किया गया था आयात। 2018 से 19 में अप्रैल से अक्टूबर के बीच भारत ने निर्यात किया था 1.18 अरब डॉलर का, जबकि पाक से सामान मंगाया था 338.86 अरब डॉलर का। पाकिस्तान से आने वाले मुख्य उत्पाद ताजे फल, सीमेंट, पेट्रोलियम उत्पाद, थोक, खनिज और अयस्क, तैयार चमड़ा, संसाधित खनिज, ड्राई फ्रूट्स, इनऑर्गेनिक केमिकल, कच्ची कपास, मसाले, ऊन, रबर उत्पाद, अल्कोहल पेय, मेडिकल उपकरण, समुद्री उत्पाद, प्लास्टिक, रंगाई की डाई और खेल उत्पाद। भारत से जाने वाले मुख्य उत्पाद चीनी, कच्ची कपास, सूती धागा, केमिकल, प्लास्टिक, हस्त निर्मित धागा और रंगाई की डाई। अब क्या कर सकता है पाकिस्तान? 1996 में खुद को MFN दर्जा मिलने के बावजूद पाकिस्तान ने कभी भारत को ये दर्जा नहीं दिया। उसकी तरफ से महज ऐसा किए जाने की बात कही जाती रही है। पाकिस्तान ने पहले ही 1209 वस्तुओं के भारत से आयात पर प्रतिबंध लगा रखा है। महज 138 भारतीय उत्पाद ही वहां निर्यात होते हैं, जिन पर MFN दर्जा नहीं होने से पहले ही भारी शुल्क लागू है। संभावना महज इतनी है कि पाकिस्तान इन उत्पादों पर शुल्क बढ़ोतरी कर सकता है। WTO में मामला उठा सकता है पाकिस्तान। MFN दर्जा रद्द होने के बाद पाकिस्तान भी भारत के खिलाफ
एक तरफा कदम उठा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये दक्षिण एशिया तरजीही व्यापार समझौते यानी कि साप्टा के तहत भारत को दी गई रियायतें रद्द कर सकता है। इसके अलावा वो इस मामले को विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO में भी उठा सकता है। आर्थिक मोर्चे पर पाकिस्तान की घेराबंदी कर रहा है भारत। पुलवामा में आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के लिए आर्थिक स्तर पर भारत की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। पहले MFN का दर्जा और अब कस्टम ड्यूटी में बदलाव से आर्थिक तंगी का शिकार पाकिस्तान को और आर्थिक मोर्चे में घेरने की कवायद की जा रही है। भारत की मांग है कि पाकिस्तान अपनी सरजमी पर पनाह पाए आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। स्पेशल डेस्क टोटल न्यूज। तो ये रिपोर्ट थी इस बारे में कि भारत ने जो आयात शुल्क है वो 200% तक कर दिया है। आर्थिक मोर्चे पे पाकिस्तान की घेराबंदी की पहली कोशिश के तौर पर इसे देखा जा रहा है। हमारे साथ कमांडर नरेंद्र महाजन हमारे साथ जुड़े हैं। कमांडर, किस तरह से लेंगे ये न सिर्फ ये आर्थिक मोर्चे बल्कि जिस तरह से हुर्रियत के जो तमाम लीडर्स हैं उनकी सुरक्षा भी वापस ली गई है, जो कदम उठाए जा रहे हैं एक के बाद एक, इसके बाद और क्या कदम हो सकते हैं और इन कदम का असर क्या होगा जो अब तक ये 2 कदम उठाए गए? इन कदमों का जो असर होगा उसे लोग समझ जाएंगे कि भारत क्या करना चाहता है। क्या भारत को क्या करना है वो तो सब सोच रहे हैं, आर्मी वाले सोच रहे हैं, पॉलिटिकली सोच रहे हैं। बिकॉज कहना तो बहुत आसान है कि लड़ाई कर लीजिए, पर लड़ाई के लिए तैयारी भी ज़रूरत है। आपके जो ट्रूप्स हैं उनको भी मूव करना है, जो लॉजिस्टिक है वो मूव करना है, टाइम लगता है। पर मुंह तोड़ जवाब तो देना ही पड़ेगा। आज दें या 2 दिन में दें या 1 हफ्ता, वो तो हमारी गवर्नमेंट पे डिपेंड करेगा कि वो क्या डिसीजन लेते हैं। फोर्सेस तो इसमें सिर्फ एग्जीक्यूट करेंगे कि जो भी है ऑर्डर हैं वो एग्जीक्यूट होगा। और भारतीय सेना इस समय बहुत मजबूत है। भारतीय नौसेना, भारतीय एयरफोर्स बहुत ही इस समय काबिल हैं कि वो पाकिस्तान से पूरा बदला ले सकते हैं, मुंह तोड़ जवाब दे देंगे। बिल्कुल, भारतीय सेना और देश के जवानों के बल पर ही ये देश टिका हुआ है और देश को यकीन है कि जो सेना कदम उठाएगी और सरकार भी कहती है खुला हाथ दे रखा है। ब्रिगेडियर महेंद्र महाजन, मैं आपके पास आऊं, जिस तरह से ये कदम उठाए गए हैं ये वो तमाम कदम है जिसके लगातार चर्चा हो रही थी और लगातार हम पिछले 2-3 दिनों से डिस्कशन में भी ये ला रहे हैं कि क्या सिर्फ हमला या जंग एक हल हो सकता है या उससे इतर भी कोई कदम हो सकते हैं? क्या ये वो कदम है जो जंग के इतर भारत सरकार उठा रही है और दबाव बनाने की कोशिश है? देखिए, जंग तो एक अल्टीमेट स्टेप होता है जी, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान को वो होश दिलाने के लिए बहुत कदम ज़रूरी हैं जो कि भारत सरकार ने लिए हैं। पहले डिप्लोमेटिक एक्शंस हो रहे हैं, डोजियर्स तैयार किए जा रहे हैं जो पहले सिर्फ पाकिस्तान से शेयर किए जाते थे, लेकिन अब खबरों के मुताबिक ये दूसरे कंट्रीज़ के साथ भी शेयर किए जा रहे हैं ताकि सब देशों से भारत को पूरी तरह से सपोर्ट मिल सके। इंटरनेशनल सपोर्ट ऐसी चीज़ों में बहुत आवश्यक होती है। इसके अलावा फाइनेंशियल या इकॉनमी के तरफ जो ध्यान दिया है, एक तो जो MFN मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस जो पाकिस्तान से निकाल दिया है वो लेने से, और साथ में आयात पर जो शुल्क लगा दिया है बहुत भारी, मतलब जिससे कि जो इंपोर्ट हम करते हैं वो उसमें पाकिस्तान का, अगर मैं स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज़ करूं तो फाइनेंशियली बैंड बच जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा कदम जो भारत सरकार ने लिया है। तीसरा, जो डायरेक्टली फाइनेंशियल से नहीं है लेकिन टैक्स पेयर से इन्वॉल्व है जी, वो है जो आज गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि जो हुर्रियत लीडर्स जो देश के गद्दार कहे जाते हैं कई चैनल्स पर, और जो भारत सरकार से सारी सहूलतें लेते थे लेकिन उनको ही आंख दिखाते रहते हैं, उनसे की सिक्योरिटी वापस ली जा रही है। मेरा अपना विचार है कि ये एक पहला कदम है, इसके बाद और कदम भी भारत सरकार से आएंगे।
बिल्कुल कर्नल शशि वैद्य, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरह से सुरक्षा वापस ली गई है, अब एक डिमांड और उठ रही है कि हुर्रियत लीडर्स के पास जो पासपोर्ट है उसको भी जब्त किया जाए। वो तमाम चीजें जिस पर वो भारत सरकार की मोहर के साथ पूरी दुनिया में ट्रेवल करते हैं, उस पासपोर्ट को भी जब्त किया जाए। और न सिर्फ ये पासपोर्ट तक ये बात रुके, जिस तरह से हमने मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस लिया है, 200% टैक्स बढ़ाया है, सवाल यह भी उठ रहा है कि सिंधु समझौता जो है भारत पाकिस्तान के बीच, उसको भी लेकर सरकार विचार करे। देखिए, ये जो हुर्रियत के खिलाफ जो एक्शन लिया गया है, ये इसका स्वागत है। और इनके पासपोर्ट रद्द तो ज़रूर होना चाहिए। इनकी जो चहलकदमी है, इस पे पूरी निगाह रखी जाए और इनको कैमरे की नज़र में रखा जाए हमेशा। दूसरी बात यह है कि मोस्ट फेवरेट नेशन का जो दर्जा हटाया है, इससे ज़रूर पाकिस्तान की इकॉनमी पे फ़र्क पड़ेगा। जो वहाँ से व्यापारी है जो सीमेंट भेज रहा है हिंदुस्तान में या फल भेजता है, जब उसके व्यापार पर असर पड़ेगा तो वहाँ पर भी वो माहौल ऐसा बनेगा कि पाकिस्तान की इस कार्रवाई से उनको नुकसान हुआ है। ठीक। बाकी रही बात और जो कदम उठाने वाले हैं, वो किसी भी जवाबी कार्रवाई के लिए, जो कि सेना का कदम उठाने वाली बात है, किसी भी जवाबी कार्रवाई के लिए दो बातों का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। और एक है पेशेंस और टाइम। ये नहीं सोचें कि 2 दिन में एक्शन हो जाएगा। सेना को तैयारी की ज़रूरत है, अपने प्लान्स उनको बनाने की ज़रूरत है और उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो लॉजिस्टिक्स है उनकी ज़रूरत है। तो अभी एकदम आप सोचें कि कल कोई सर्जिकल स्ट्राइक की तरह कोई एक्शन हो जाएगा, वो जनता को ये महसूस करना चाहिए कि वो पॉसिबल नहीं है। सेना अपने टाइम पे, अपनी जगह पे, अपने मौके से ही एक्शन लेगी। बिल्कुल, भावनाएं अपनी जगह, लेकिन समझना होगा देशवासियों को भी, ये तमाम चीज़ों के बीच जंग जिस विकल्प, जो आखिरी विकल्प के तौर पर इस्तेमाल होना है, उसके लिए तमाम तैयारियां होती हैं और वो ऐसे ही नहीं रात में उठ के हो जाती है। तमाम प्लानिंग, और ये भी देखना होता है कि हमें उसमें नुकसान ना हो, दुश्मन को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो, तमाम स्ट्रेटजी होती है। पुष्पेंद्र, मैं आपका रुख करूंगा। ये जो कदम सरकार उठा रही है, किस तरह से लेंगे? आप लोग समर्थन कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, पॉलिटिकली तमाम चीजें हो रही हैं, बेहतर ढंग से हो रही हैं, आप लोग सब समर्थन में हैं। सरकार की तरफ से अब तक जो कदम उठाए गए उस पर आपको किस तरह से आप उसे लेंगे और आगे क्या कुछ कदम उठाना चाहिए सरकार को, क्या कहेंगे? देखिए मिर्जा जी, ये इस समय देश के लिए बहुत दुखद घड़ी है जी। हम सब के लिए बहुत दुख की बात है ये कि इस तरह के हमले हो रहे हैं। लेकिन मुझे बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब पाकिस्तान ने इस तरह की नापाक हरकतें करी हैं, तब बीजेपी की सरकार रही है। मैं इसमें कोई राजनीति वाली बात नहीं कर रहा हूं। आप जो कह रहे हैं कि ये हुर्रियत के लोगों को या जो वहां के अलगाववादी ताकतें हैं उनके ऊपर एक्शन हो रहा है, ये उनके मोहरे हैं, ये छोटे मोटे लोग हैं, बात इनसे नहीं बनेगी। मिर्जा जी, हमारे 3 शूरवीर इस समय पैनल में बैठे हैं और ये इस बात के गवाह होंगे कि कांग्रेस की सरकार जब भी रही है, पाकिस्तान ने इस तरह की हिमाकत नहीं की है। और एक बार अगर उसने हिमाकत करने की कोशिश की थी तो उस समय हमारा देश जानता है, बच्चा जानता है कि उस समय, 1 मिनट मुझे पूरी बात कर लीजिए, आप बोलिएगा। एक मिनट मनीष जी और पुष्पेंद्र जी, एक मिनट सर, मिर्जा जी 1 मिनट आप बोलिएगा, मैं एक बात कहीं भी फुट जाते मिर्जा जी एक ठीक है मनीष जी, मैं आऊंगा, कर लेने दीजिए। ठीक है। एक बार हिमाकत की थी पाकिस्तान ने, लौह शक्ति इंदिरा गांधी जी थी। मैं फिर कह रहा हूं, हमारे सम्मानित सूरवीर बैठे इस बात के गवाह होंगे, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे चुटकियों में। तो ऐसी जरूरत है कार्रवाई की। आज इससे बात नहीं बनी कि आप हुर्रियत के छोटे मोटे लोगों पे कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है कि जब हिंदुस्तान में बीजेपी की सरकार होती है तभी संसद पे हमला होता है, तभी लाल किले पे हमला होता है, तभी पठानकोट पे हमला होता है। आज फिर ये पुलवामा का हमला क्यों हुआ है? क्या कर रही है हमारी सरकार? ना तो ये आंतरिक तौर पे मजबूत है, ना अंतर्राष्ट्रीय तौर पे आपकी कोई नीति स्पष्ट हो रही, समझ में आ रही है। आप कमजोर सरकार हैं। माफ करना,
इससे कमजोर सरकार हमने कभी ठीक नहीं है। देखी, और पाकिस्तान इसी का फायदा उठाता है। ठीक है, वो जब पुष्पेंद्र जी। देखता है कि भारत में इस समय बीजेपी की सरकार है, उसी समय ठीक वो है। इस तरह की इसकी हिमाकत जनता करता है। जानती ठीक है है, एक कि एक कमजोर सरकार है कि क्या है। ठीक है जी मनीष जी, अपना पॉइंट रखिए। लेकिन एक बात स्पष्ट कर दूं, कोई भी सरकार हो, लेकिन जो भी जंग हमने जीती वो हमारे एक मिनट मनीष जी, ठीक है, अरे मनीष जी मैं अपनी बात कर हमारे नवजोत सिंह सिद्धू सरकार की अभी बात ही मत मनीष जी, यही- हमारे नवजोत यही- सिंह सिद्धू ने ठीक क्या है, कहा उसको ठीक छोड़िए। है। हम बिना बुलाए कभी रिश्तेदार के यहाँ भी नहीं जाते बिना आमंत्रण के। देश की जनता आप- जान रही है, आप देश की केक जनता खाने जान के रही लिए, है। और आप केक सबसे खाने पहले के लिए तो मैं दुश्मन आपसे क्या चले माफी- जाते हैं? पुष्पेंद्र जी, आपको मनीष जी, सबसे पहले मुझे माफी आप चाहूंगा। दोनों का फाइटर डाउन करना नहीं, पड़ेगा, क्यों क्योंकि जाते हैं? बहस जिस हम बात क्या से हो केक रही खाने के है, लिए मनीष बिना जी, बुलाए? पुष्पेंद्र जी, मैं चाहूंगा कि आप दोनों का फाइटर डाउन कर दिया जाए, क्योंकि बात करना ही बेवजह हो जाती है जब पॉलिटिकली इतना आप लोग हर मुद्दे में पॉलिटिक्स लेकर चले आते मिर्जा हैं। जी, मैं और- पॉलिटिक्स ठीक नहीं है, ला रहा हूं। नहीं, मैं कह रहा हूं मिर्जा पॉइंट जी, उठना मैं चाहिए। पॉलिटिक्स नहीं ला ठीक रहा है, हूं। आज देखिए का मुद्दा कोई सरकार का मुद्दा मनीष नहीं जी, है। मनीष जी सरकार और की पुष्पेंद्र कमजोरी जी, का समझना मुद्दा चाहिए। है। आप दोनों में अगर सब्र हो तो एक मिनट मेरी बात सुन लें कि ये मुद्दा है, ठीक है, हम कहां कमियां रह गई, कहां लूपहोल्स रह गए, उस पर बात होनी चाहिए, उस पर बात करेंगे। लेकिन अभी जो डिस्कशन आगे बढ़ रहा है उसमें कम से कम इस तरह के आरोप ना लगे कि संदेश ये जाए जनता के बीच में कि दोनों पॉलिटिकल पार्टीज कैमरे के दोनों सामने नहीं, मिर्जा प्रेस जी। कॉन्फ्रेंस में तो कुछ और कहती हैं और मिर्जा यहां जी, बैठकर कुछ और कहती हैं, हमने अभी क्योंकि अपना देश के पॉइंट भीतर रखा के नहीं है। माहौल को भी आप लोगों को संभालना है। आप जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो समझिए इस बात को कि देश में जो कैमरे के जरिए आप बोलते हैं वो संदेश क्या जाता है। मिर्जा जी, कांग्रेस पार्टी ने और उसके माननीय अध्यक्ष मिर्जा राहुल जी, गांधी अब जी मुझे ने टाइम बिल्कुल चाहिए। स्पष्ट अगर कर ये दिया बोल रहे हैं पार्टी की बिल्कुल बात कर स्पष्ट रहे हैं कर दिया और है कि इस हम सरकार केंद्र की सरकार सरकार में के हर कदम के साथ कहां बम जैसे फूटने जनता से के आपको खड़े पता हैं। नहीं ठीक है, था। पुष्पेंद्र जी। आज जो आतंकवादी है ठीक है, उनको मनीष जी। बॉर्डर पे ही मार दिया जा रहा है, बॉर्डर पे ही मार दिया जा रहा है। ठीक है मनीष जी, आप कहीं बोलिए। पुणे में बम ब्लास्ट होता था, कहीं ठीक है। हैदराबाद में, कहीं महाराष्ट्र में, कहीं पे, उनको आज घर उनको पहुंचा वहीं के पे कौन मारा आ जा रहा रहा है? है। मसूद सबसे अजहर को पहले घर तो पहुंचा के आज कौन का आया जो था? मुद्दा है बीजेपी ये की सरकार सरकार की ही घर पहुंचा के आई थी सरकार के मसूद अजहर को। तरफ प्रत्यारोपण का नहीं, आज ऐसा मुद्दा है पुष्पेंद्र जी, जो अब एक पूरा एक करके देश बात करेंगे तो सबकी बात समझ में पूरा आएगी। देश एक साथ है, एक सुर ठीक है। में है और ठीक है। पूरा देश ये जान रहा है कि मोदी जी के नेतृत्व में कितनी मजबूत सरकार चल रही है। इंटरनेशनली अगर भी लेते हैं तो आज पूरा विश्व के जो प्रमुख देश है आज आपके साथ खड़ा है, आपके साथ कंधे में कंधा मिला के चल रहा है। आज भारत की तरफ देख रहा है कि भारत कौन सा डिसीजन लेने वाला है। 10 साल पहले की सरकार नहीं है मौनी बाबा की सरकार, आज ऐसी सरकार है जो अपना डिसीजन खुद लेती है, जो कि सर्जिकल स्ट्राइक आपने देखा है और अभी इकोनॉमिकली डाउन किया जा रहा है पाकिस्तान को और ठीक है। आने वाले दिनों में बहुत बड़ी ठीक है। कार्रवाई होने वाली है। ठीक है, हम मुझे- सरकार मुझे- पे प्रत्यारोपण नहीं कर ठीक है, सकते। ठीक है मनीष, मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना है, लेकिन तमाम चीजों के बीच मेरे पास भी बहुत आंकड़े, मैं कह सकता हूं किसकी कहां कमी है और किसने कब क्या किया, लेकिन आज वो मौका नहीं है। आज मौका इस बात का है कि हम बात को समझें कि आखिर इसका हल क्या है, कहां तक हम जा सकते हैं, क्योंकि जो स्थिति देश के भीतर बनेगी आप दोनों की डिबेट के बाद, आप दोनों के आरोप प्रत्यारोप के बाद, वो कहीं ज्यादा खतरनाक स्थिति हो जाएगी। हमें अपने देश के भीतर की घटना को मजबूत रखते हुए दुश्मन पर हमला करना है। तो आज चर्चा हम कर रहे हैं कि आखिर इन तमाम चीजों के बीच आतंक पर रोक कैसे लगे और हमारे पास किन चीजों की कमी रह गई है, किन चीजों पर हमें विचार करने की जरूरत है। तमाम राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप ये अभी बढ़ते जाएंगे, चुनावी माहौल है, चुनावी महीना है और इन तमाम 2-3 महीनों में इस तरह के आरोप आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन तमाम डिबेट से इतर जो लोग उस बॉर्डर पर होके आए हैं, जो रह के आए हैं, जो समझ के आए हैं कि उस सरजमीन पे होता क्या है, किन चीजों की कमी पड़ती है और किन सहूलियत को और होना चाहिए, इन तमाम चीजों से लड़ने के लिए वो आज हमारे साथ हैं। कमांडर नरेंद्र महाजन जी, मैं आपके पास आऊंगा। आखिर किन सुविधाओं को बढ़ाने की जरूरत है, आखिर किस चीज की और जरूरत है कि तमाम चीजों से हम बच सकें, कम से कम हमारी फोर्सेस अगर इस स्थिति में हो कि उनके पास वो तमाम इक्विपमेंट्स, वो तमाम सोर्सेज हों कि वो इन तमाम चीजों से निपटने के लिए पहले से ही तैयार रहें और सक्षम रहें इन तमाम हमलों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। सब कुछ है हमारे पास, जो नहीं है वो प्रोक्योर हो रहा है, पर ऐसी बातें तो होती ही रहती हैं, होंगी भी, चाहे आप जितना मर्जी कर लीजिए, अनलेस दूसरा जो देश है जी, वो समझे इस बात को कि हिंसा करना कोई अच्छी बात नहीं है। हिंसा से कोई भी चीज़ सुलझती नहीं, पर ज़्यादा ही बढ़ती है। पर सिखाना भी बहुत ज़रूरी है हमें कि अगर आप ऐसा करेंगे
तो हम चुप नहीं रहेंगे। जिसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि 71 वार में पुष्पेंद्र जी ने कहा कि स्ट्राइक क्यों नहीं कर रहे हैं। स्ट्राइक करने में कम से कम भी 2-3 महीने लगते हैं। 1971 की वार की वे बात कर रहे थे, 3 महीने लगे थे पहले, इससे पहले कि एयरफोर्स, नेवी और आर्मी स्ट्राइक करे। तो ये छोटी सी बात नहीं है कि वॉर में चले जाओ, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ब्रिगेडियर महेंद्र महाजन, मैं आपका रुख करूं, और जिस तरह से लगातार बात हुई इंटेलिजेंस को लेकर, क्या एक मैकेनिज्म अब ज़रूरी हो गया है कि जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस उस घाटी में हैं, वो चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, आर्मी हो या जम्मू कश्मीर पुलिस हो, उन तमाम फोर्सेस के बीच एक कोऑर्डिनेशन हो, ताकि इंटेलिजेंस का जो एक तरह से फेलियर हो जाता है कभी, और उसका नतीजा ये होता है कि हमें बेवजह जवानों को गंवाना पड़ता है, उनकी शहादत होती है। क्या उसके लिए कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, किसी मैकेनिज्म की ज़रूरत है? क्या समझ रहे हैं इन तमाम चीज़ों को किस तरह से रोक सकते हैं हम लोग इंटेलिजेंस के स्तर पर? देखिए, डिफरेंट इंटेलिजेंस एजेंसीज हमारे देश में हैं। अलग अलग फोर्सेस की अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी है, देन आईबी है, एक्सटर्नल इंटेलिजेंस के लिए रॉ है हमारे पास, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, मिलिट्री की अपनी मिलिट्री इंटेलिजेंस है। इसी तरह साइंटिफिक तरीके से इंफॉर्मेशन लेने के लिए हमारे पास सैटेलाइट्स और दूसरे साधन हैं। जो समस्या एक्चुअली आती है, हर ऑर्गेनाइजेशन अपने ही ऑर्गेनाइजेशन को रिपोर्ट देता है। जो फॉर एग्जांपल, अगर कुछ श्रीनगर में होता है तो एक सेंट्रल एजेंसी को खबर नहीं आती है, लेकिन अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आती है, और जब तक वो ठीक जगह पहुंचनी चाहिए वो टाइम बीत जाता है। 71 वॉर के बाद भी यही देखा गया। उसके बाद जब हम श्रीलंका में गए तब भी यही हुआ, एंड फाइनली एक रिपोर्ट आई जिसमें डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी DIA का घोषणा की गई, जो आज से तकरीबन 20 साल पहले की गई थी। आज तक उस डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की जो रूपरेखा और कार्य है उसके ऊपर कुछ कमियां रह गई हैं। इसको रिकंसिडर किया जाए ताकि ये इंटेलिजेंस जो है, इंफॉर्मेशन जो आती है वो रॉ इंफॉर्मेशन होती है। जब उसको प्रोसेस किया जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है और सिंथेसाइज किया जाता है, तब वो इंटेलिजेंस बनती है। ये प्रोसेस बहुत जल्दी चाहिए, टाइम कम अवेलेबल होता है, और इसका साइमल्टेनियस चैनल्स में DIA के पास पहुंचनी चाहिए ताकि इसका पूरा लाभ उठाया जा सके। बिल्कुल कर्नल शशि वैद, मैं आपके पास आऊं। जिस तरह से अब कुछ जानकारी, कुछ रिपोर्ट्स के जरिए बाहर आई कि अफगान मॉड्यूल के लोग थे जिन्होंने इस को पूरा ट्रेंड किया था, और इस अटैक से पहले लोकल जो कश्मीर घाटी के लोकल जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं, जो वहाँ के रहने वाले हैं, वो लोग अब इस तरह की एक्टिविटीज़ में शामिल हो रहे हैं। लगातार हम डिस्कशन करते रहे कि पहले के वक्त में अफगानिस्तान और पाकिस्तान और तमाम दूसरे देशों से इंपोर्ट कर रहा था दुश्मन देश, लेकिन अब कश्मीर घाटी के अगर नौजवान इस तरह की एक्टिविटी में हैं और उन्हें ट्रेनिंग वो तमाम मुल्क दे रहे हैं, तो कितनी अभी चिंताजनक स्थिति है। क्या समझा जाए कि एक तरह से पैटर्न चेंज किया है तमाम इस तरह की एक्टिविटी करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस ने, उस दुश्मन मुल्क ने, जो लगातार ये एक्टिविटी अपने नागरिकों के जरिए करता रहा था। कहाँ कमी है और किस तरह से इससे हमें टैकल करने की ज़रूरत है? देखिए, ऐसा है कि जो ये होम ग्रोन लड़के अभी आगे आ रहे हैं, ये मज़हब के तौर पर वो पाकिस्तान उनको इजीली, उनका दिमाग जो है वो गलत रास्ते पर चलने के लिए वो एक्टिवेट करता है उनको। और इसके लिए पीछे कुछ महीने पहले हमने जब छूट दे दी थी उधर, और पूरा साउथ कश्मीर जो था उसमें सीज फायर हुई, उसमें फिर जो वैक्यूम आ गया जी, तो जो
उनको जो अपना पाकिस्तानी थे या उनके जो हैंडलर थे इधर, उनको मौका मिल गया इनका माइंड चेंज करने का। सो जो आर्मी की प्रेजेंस है वहाँ वो रेगुलरली रहनी चाहिए और आर्मी को जो लोकल इंटेलिजेंस है उसको गैदर करके आगे चलना चाहिए। प्रॉब्लम बहुत सीरियस है इस वक्त। हम जो भी कदम उठा रहे हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट, उस पर असर तो जरूर होगा, ठीक, पर जैसे किसी ने बोला है कल कि हर देश में फौज होती है जी, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां फौज में देश है, ठीक, सारा कंट्रोल फौज का है और वहां पे जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है या सिविल गवर्नमेंट है उसकी वहां चल नहीं रही है। तो जो फौज चाह रही है आईएसआई के थ्रू कश्मीर घाटी में ये कार्रवाई करा रहे हैं। एक और मैं बात यहां रखना चाहता हूं क्योंकि जैसे पहले डिस्कशन थोड़ी गर्मा गर्मी हो गई, ठीक, मेरी रिक्वेस्ट यह है इस वक्त ये जो वक्त है देश के लिए बड़ा ही क्रूशल मौका है, ठीक, क्रूशल टाइम है। इस पे हमारे को इकट्ठा रहने की जरूरत है, पूरे देश को इकट्ठा रहने के, सब पार्टीज इकट्ठा होके आगे बढ़ें ताकि जो सेना आगे लड़ रही है उनको पता लगे कि पूरा देश हमारे साथ है। इसके अलावा ऐसा मैसेज अक्रॉस द बॉर्डर नहीं जाए कि हम आपस में लड़ना शुरू कर दिया है, हमने आपस में फॉल्ट फाइंडिंग शुरू कर दी है, उससे उनको फायदा मिलेगा, हमारे को नुकसान मिलेगा। बहुत सही मैसेज जो आज आपने यहां से दिया है और देश को ये सुनना भी चाहिए कि हमें एकजुट होकर इन तमाम स्थिति से मुकाबला करना है। संदेश ये देना है कि देश एकजुट है, ना कि ये संदेश जाए कि हम अभी भी बटे हुए हैं। तमाम चीजों के बीच मनीष मैं आपका रुख करूंगा, जो अब तक कदम उठाए गए, जाहिर सी बात है सरकार अपने स्तर पर तमाम चीजों को परख कर कदम उठाएगी, पूरा देश उनके साथ है, तमाम राजनीतिक दल उनके साथ हैं। अभी क्या कुछ और कदम उठाए जा सकते हैं, क्योंकि मनीष सिंह एक बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं और इस देश के नागरिक भी हैं, लिहाजा मैं ये समझना चाहूंगा कि मनीष सिंह क्या कुछ और चाहते हैं कि और क्या कदम उठाए जाएं, और जिस तरह से माहौल बन रहा है देश में, आपसे मैसेज भी चाहूंगा इस देश के लिए कि आखिर किस तरह से मुकाबला करे ये देश, इस देश के नागरिक किस तरह से लड़ें। देखिए, अभी जो एक्शन हुए हैं 2-3 दिनों में, उस एक्शन का बहुत सारा इफेक्ट भी होने वाला है पाकिस्तान पे, और आने वाले दिनों में जिस तरह से मोदी जी अपने वक्तव्य में कह रहे हैं और जिस तरह से उनके अंदर जो जज्बा है देश के लिए, तो आने वाले दिनों में आप जो जैसा सोच रहे हैं कि अगर आज ही वार का सिचुएशन हो जाए, तो ऐसा होता नहीं है। वार करने से पहले उसकी तैयारियां होती है और उसका इफेक्ट क्या आने वाले दिनों में होता है। तो आने वाले दिनों में बहुत सारी एक्शन है जो धीरे धीरे करके पाकिस्तान को पहले चारों तरफ से घेरा जाएगा, इंटरनेशनली उन पे दबाव बनने वाला है, और बहुत सारी एक्शन आने वाली है जो देश की जनता के समय अच्छा मैसेज भी जाएगा कि आज की जो सरकार है वो सरकार ऐसी है जो कि देश हित के लिए अगर कोई भी एक्शन लेना पड़े तो उस एक्शन से कहीं पीछे नहीं हटेगी हमारी सरकार। ठीक है, मैं मानता हूं कि इस देश में जितनी भी सरकारें शुरुआत से लेकर अब तक रही, सभी देशभक्त हैं और सभी ये चाहते हैं कि देश एकजुट रहे और दुश्मन हमारे ऊपर हावी ना हो। यही संदेश हम लगातार देते रहे और तमाम सरकारें भी ये देती रही। पुष्पेंद्र, आपका रुख करूंगा, जो हालात बने हैं उन तमाम चीजों के बीच बॉर्डर पर तो हम लड़ रहे हैं, लेकिन क्या स्थिति हम देश के भीतर एकजुटता की नहीं बना पा रहे हैं? लगातार खबरें आ रही हैं, कश्मीर के स्टूडेंट किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, अगर कि कोई कसूरवार है तो उसे उठाइए, ठीक है, उसके साथ जो होना चाहिए कानूनी स्तर पे वो हो, लेकिन जो बेकसूर हैं, जो पढ़ने के लिए आए हैं, कम से कम उन्हें ना घेरिए। ये संदेश आज राजनीतिक स्तर पर देने की जरूरत आ गई है या नहीं आई है? नहीं, बिल्कुल सही बात है आपकी। हमको ये मानना होगा, अगर हम ये मानते हैं कि कश्मीर हिंदुस्तान का हमारा अभिन्न अंग है, तो हमें वहाँ के नागरिकों को भी अपना मानना पड़ेगा और उनके साथ थोड़ा सा जिस तरह से हम बाकी नागरिकों के साथ बिहेव करते हैं वैसे उनके साथ भी करना चाहिए। लेकिन मिर्जा जी देखिए, अभी उत्तराखंड में एक कश्मीरी छात्र हैं, उनके मोबाइल पे एक अपडेट, उन्होंने अपना स्टेटस लगा रखा था जिसमें एक आतंकवादी है, उसकी शहादत को उन्होंने कहा था कि बहुत अच्छा है। तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं बहुत गंभीरता से, अभी कमांडर साहब कह रहे थे, हम सब गंभीर हैं, कांग्रेस पार्टी भी पूरी तरह से गंभीर है। ठीक, कांग्रेस पार्टी ने और उसके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, उन्होंने सरकार को
और हमारे प्रवक्ताओं ने कांग्रेस की तरफ से बार बार कहा कि हम इस घड़ी में सरकार के साथ खड़े हैं, सरकार जो चाहे स्टेप ले, हम आंख मूंद करके सरकार के साथ खड़े हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन सर, बड़ी ईमानदारी से और बड़े सम्मान के साथ मैं मनीष भाई से यह कहना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस सरकार सत्ता में है? सत्ता में तो आप हैं ना। तो अगर आप देखिए, प्रधानमंत्री जी एक सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं और अचानक उस सर्वदलीय बैठक से खुद गायब हो जाते हैं, सारी पार्टियों के नेता वहां होते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, आप उसमें राजनाथ सिंह जी होते हैं। लेकिन और इनकी गंभीरता देखिए, इनके एक सांसद हैं रामपुर से, नेपाल सिंह जी, वो कह रहे हैं साहब वो तो सैनिक तो होते ही शहादत के लिए है। तो ऐसी ओछी छिछली, और सुनिए निचले एक सेकंड में, निचले एक सेकंड, बस 10 सेकंड में कंप्लीट कर रहा हूं। तो इस तरह की छिछली और हल्की बात नहीं होनी चाहिए। देखिए 40 परिवार हैं देश में और उनके आंखों के जो आंसू हैं वो अभी सूखे नहीं हैं। और आप साक्षी महाराज जी इनके सम्मानीय सांसद हैं और वो एक शहादत में एक सैनिक की शव यात्रा निकल रही है और उस पर खड़े होकर के बाकायदा ठहाके लगा रहे हैं, उस पर इतनी शर्मिंदगी हो रही है, देश देख रहा है कि आप कितने गंभीर हैं। तो मेरा सिर्फ सवाल ये अपील ये है सरकार से, मेरी सिर्फ अपील ये है मनीष भाई, बहुत विनम्रता से मैं कह रहा हूं कि हमारी जो सरकार है वो जो चाहे स्टेप ले। मैं मानता हूं कि एक दिन में नहीं हो सकता, 2 दिन में नहीं हो सकता, हम भी इस गंभीरता को समझते हैं, लेकिन उसके लिए एक आप स्ट्रेटेजी तो तय करिए। पिछले 5 सालों में क्या हुआ, मैं एक छोटा सा 5 सेकंड और लूंगा, बहुत कम समय है, बस 5 सेकंड लूंगा मिर्जा जी। प्रधानमंत्री जी वहां नवाज शरीफ जी के जन्मदिन पे चले गए थे, वो एक अलग मुद्दा, मैं उस पर कोई राजनीति नहीं कर रहा। वहां से लौटते ही पठानकोट में उरी पे हमला होता है। हमारी सरकार उनको इनवाइट करती है कि ठीक है साहब आइए और आप यहां जांच कर लीजिए, आईएसआई भी आती है उसमें, वो जांच करके यहां से जाते हैं और पाकिस्तान पहुंचते ही वहां पे बयान देते हैं कि साहब भारत ने तो अपने सैनिकों को खुद मरवा दिया है। तो अगर आप ऐसी चीजों पे कार्रवाई समय से उस समय अगर इसका एक्शन हुआ होता तो आज ये दोबारा दुर्घटना नतीजा नहीं होता। मनीष देखिए, अगर उसके बाद मुझे ब्रिगेडियर के पास जाना है। मनीष, आपसे चाहूंगा कि बहुत कम शब्दों में, कम समय, जैसा पुष्पेश जी ने बोला कि अगर हमारे कुछ नेता अगर ऐसा कर रहे हैं तो उसका मैं कड़ी निंदा करता हूं। ठीक है, लेकिन इनको भी ध्यान देना चाहिए कि राहुल गांधी जी श्रद्धांजलि सभा में गए हैं, आपको फोटो भी दिखा सकते हैं, वो फोटो में लोग हमारे देश के वो बीजेपी आईटी सेल के फर्जी फोटो है सर, प्लीज फर्जी नहीं, ऐसी हल्की बात मत करिए, फर्जी नहीं है। ये देख लीजिए, आप सुनिए, जब मैं बोल रहा हूं तो आप भी सुनिए, सही फोटो अगर आप भी सुनना चाहते हैं तो सुनिए मनीष जी। सही और दूसरी बात मैं कर रहा हूं कि हमें कभी अभी जो मुद्दा है, मेरे पास समय नहीं, मैं जवाब दूंगा, एक साथ एकजुट होकर रहना। आप अगर हमें सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं आपको अपने पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप अगर सपोर्ट करें, सब एक साथ करना भी चाहिए। सब एक साथ ये ऐसा मुद्दा है कि हमें एक साथ रहना है, हमें पार्टी के लेवल पे ये सोच रखना ही नहीं है। आज जो मुद्दा है कि देश एक साथ खड़े होकर, जिस देश की उत्पत्ति भारत की आजादी के बाद हुआ है, वो देश आज आर्थिक दंगा से, आर्थिक मुसीबत से गुजर रहा हुआ है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पे कर सकते हैं। ठीक है, ब्रिगेडियर महेंद्र, आप कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद फिर मैं कंटिन्यू करूंगा। 2 पॉइंट्स बताना चाहता हूं जी। सबसे पहले, ये जो सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप मैसेज आ रहे हैं जी, जो एक वक्ता ने भी कोट किया है जी, मैं देशवासियों को कहता हूं प्लीज इनसे बचिए। आपको पता नहीं है किस सोर्स से आ रहे हैं, अक्रॉस द बॉर्डर से आ रहे हैं। इस तरह जो भी मैसेज आपको मिलते हैं, प्लीज डू नॉट पास इट ऑन, इसको आगे मत कीजिए। सेकंड पॉइंट, इंटेलिजेंस के बारे में जो कहा था, मैंने एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूं। किसी टाइम पे आर्मी हेडक्वार्टर ने टेक्निकल सपोर्ट डिवीजन TSD को एक्टिव किया था। जनरल VK सिंह साहब उस टाइम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उससे बाहर की एक्सटर्नल इनपुट्स काफी आ रही थी। क्या कारणों से उसको बंद किया गया मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन ऐसा सोर्स हमारे पास अवेलेबल था, उसको रिकंसिडर किया जा सकता। ठीक है, कर्नल शशि वैद जी। मैं तो जैसे पहले कहा, यह बड़ा क्रूशल टाइम है और इस वक्त सेना ये एक्सपेक्ट करती है कि इंटरनली सब लोग, सब पार्टियां मिलके उनका समर्थन करें, देश का समर्थन करें। और ये आपस में हम अगर ये नुक्ताचीनी में पड़ गए तो ये मैसेज जो पाकिस्तान को जाएगा कि ये दे आर नॉट स्टैंडिंग यूनाइटेड, विच इज ए वेरी डेंजरस थिंग, वी लूज द वॉर
here inside the country rather than fighting on the borders. दैट्स द पॉइंट। कमांडर नरेंद्र महाजन, मैं आपके पास आऊंगा। कश्मीर, कश्मीरियत और जमहूरियत सब हमारे, कश्मीर उधर वाला भी हमारा है और ये वाला भी हमारा है। इस भावना के साथ जो देश के भीतर की स्थिति है, हमें समझना होगा क्या कि तमाम चीजें हमारी हैं, बस दुश्मन हमारा जो उस पार बैठा है उसको निशाने पर लेना है। आप ठीक कह रहे हैं बिल्कुल जो आपने कहा है, पर मैं एक बात पहले कहना चाहूँगा कि मनोबल जो सैनिकों का जो बॉर्डर पे हैं या फ्लाई करते हैं या शिप चलाते हैं, उन सब का मनोबल जो है वो जनता का है। ठीक। और जनता अगर उनको सपोर्ट नहीं करेगी तो उनका मनोबल नहीं बढ़ता है। आपने 71 वॉर में देखा होगा कि कैसे लोग स्टेशनों पे आके लोगों का मनोबल, सैनिकों का मनोबल बढ़ा रहे थे। इसी तरह हमें बढ़ाना है। बिल्कुल। पुष्पेंद्र और मनीष, मैं आपसे एक एक छोटा छोटा कमेंट चाहूंगा। जो सीआरपीएफ को शहीद का दर्जा देने वाली जो तमाम चीजें हैं, उस पर क्या डिमांड कांग्रेस की तरफ से रहेगी? क्योंकि आप लोग भी सरकार में रहे, तब तक कुछ नहीं हुआ है, और अब मौजूदा वक्त में मनीष आप लोग सरकार में हैं। मैं आप दोनों से कमेंट चाहूंगा कि इस पर कोई नतीजा निकलेगा, इस पर हल होना चाहिए, एक भावना जाएगी, एक मैसेज जाएगा, नहीं जो हुआ तो सो हुआ, लेकिन अब आगे से कम इन चीजों में तो बराबरी का दर्जा मिल जाए। देखिए, मैं कहता हूं कि ये जो पाकिस्तान ने हमला किया, ये हमारे सैन्य बलों पे हमला नहीं है जी। ये हमला हर एक भारतीय पे है। ठीक है। हर भारतीय इससे पीड़ित है, दुखी है और बेहद सदमे में है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं शहीद का दर्जा वाली, इस समय सरकार में चूंकि बीजेपी है तो वो सरकार को तय करना है किस स्तर पे करेगी। आप मांग तो कर सकते हैं ना, मैं कह रहा हूं ना, मैं बात कर रहा हूं आप जी जी। मैं कहता हूं सरकार को तय करना है, इस बारे में निर्णय सरकार को लेना है, लेकिन शहीदों के कल्याण के लिए, चाहे उनको शहीद का दर्जा देने के लिए हो या और तमाम तरह की जो भी उनके लिए हम कर सकते हैं या सरकार कर सकती है, उसमें जो कुछ भी निर्णय करेगी सरकार, कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ। मनीष, देखिए बिल्कुल, अगर वो शहीद हुए तो शहीद का जितनी सुविधाएं हो सारी तरह के दर्जा उनको मिलना चाहिए। और इस पे भी चल रहा है कुछ, इस पे भी आपको जल्दी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि जो सुविधा एक शहीद को होना चाहिए, चाहे उनकी फैमिली को गवर्नमेंट नौकरी का हो, पेंशन का हो, सारी सुविधा इन सभी लोगों को जरूर मिलेगी। ब्रिगेडियर महेंद्र, आपसे इस विषय में मैं जरूर जानना चाहूंगा, क्योंकि जो शहीद होते हैं उनका परिवार, कुछ दिनों तक ये तमाम चीजें चलती है, राजनेता जाते हैं, मिलते हैं और तमाम ऐलान होते हैं, लेकिन क्या असल स्थिति में ये तमाम सहूलियत पूरी तरह से मिल पाती है? क्या उसको लेकर भी क्या मैकेनिज्म में कहीं चूक है? वहां पर भी कुछ खामियां हैं जिसको दुरुस्त करने की जरूरत है? बिल्कुल, आपने ठीक सवाल किया। जब ये ऐसा इंसिडेंट होता है जिसमें हमारे लोग मारे जाते हैं, देश में माहौल बनता है, ऐसा बनता है, और पॉलिटिशियंस भी इसमें पूरा मदद के लिए तैयार होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से हो या ऑपोजिशन की तरफ से हो। ठीक है। लेकिन टाइम के साथ ये सब टाइम भूल दिया जाता है। मेरी सजेशन है कि अभी इलेक्शन भी आने वाला है, वायदे, काउंटर वायदे बहुत पास्ट में भी होते रहे हैं, 25 साल 30 साल से भी होते रहे हैं, लेकिन जो वायदे आप अनाउंस करते हैं उसके बाद उन शहीदों की फैमिलीज को चक्कर मत लगवाइए। जो आपने प्रॉमिस किया है उनको जल्दी से जल्दी दीजिए, ये हमारी गुजारिश है। ठीक है। कर्नल शशि वैद्य, इसी पॉइंट पे मैं आपका भी रिएक्शन चाहूंगा। मेरा रिएक्शन ये है कि जैसे ब्रिगेडियर साहब ने बताया कि जब माहौल गर्म है तब तो सब लोग आ रहे हैं। अभी सुनने में आया है कि कई कॉरपोरेट हाउसेस भी आगे आ रहे हैं। ठीक। पर ये लॉन्ग टर्म स्कीम्स होनी चाहिए कि ये नहीं है कि जब मामला गर्म है तब तो आप मदद दे रहे हैं, उसके बाद भूल जाएं। और सरकारों से भी मेरी ये प्रार्थना है कि कई बार देखा गया है कि जो बैटल कैजुअलिटीज हैं या विडोज हैं, उनके केसेस चल रहे हैं, एएफटी में उनके हक में फैसला हो जाता है, कोर्ट फैसला हक में दे देता है, सरकारें फिर भी सुप्रीम कोर्ट में अपील करती हैं कि ये गलत फैसला हुआ है। सो अपील हमारी यही है सरकारों से भी, आज की सरकार या आगे जो आने वाली सरकार है, वो जो शहीद हैं या जो अफेक्टेड फैमिलीज हैं उनकी सही तरीके से उनकी देखभाल की जाए। तभी जो आज सैनिक सरहद पे लड़ रहा है उसको ये मैसेज आए कि अगर मैं शहीद हो जाता हूं
तो मेरे परिवार को पूरा देश देखभाल करेगा। ठीक है कमांडर नरेंद्र महाजन, इसी पॉइंट पे मैं आपसे भी यही जानना चाहूंगा, क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं, कुछ सजेशन अगर आप देना चाहें, और जो लूपहोल्स हैं उसको किस तरह से खत्म करने की जरूरत है? ऐसा है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि एसओपी बनाए, ताकि क्या होगा अगर कोई बैटल में मरता है देश के लिए, उसको क्या मिलेगा, जैसे महाजन जी ने पहले कहा, उनको मिलना चाहिए और किसी को इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। ठीक, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने कि बहुत लोगों को कुछ नहीं मिलता है, इसलिए ये सरकार, कोई भी सरकार हो, चाहे ए सरकार हो, बी सरकार हो, फौजी को उससे कोई मतलब नहीं। फौजी को सिर्फ ये मतलब है कि उसका परिवार उसके जाने के बाद लुक आफ्टर हो। बहुत जैसे शुक्रिया। इन्होंने कहा, इन्होंने एएफटी में इतने केसेस पड़े रहते हैं, फिर वो जीत जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ते रहो। तो ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। दे शुड सोचना चाहिए उनको कि ये सैनिक हैं, इन्होंने आपके लिए बलिदान दिया है, आप उनके लिए कुछ करिए, जो आपने प्रॉमिस किया करिए, मत देर करिए। बात यही मेरा कहना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को का। पुष्पेंद्र आपका भी बहुत शुक्रिया, मनीष सिंह जी आपका भी बहुत शुक्रिया, कर्नल शशि वैद आपका बहुत शुक्रिया, ब्रिगेडियर महेंद्र महाजन जी आपका बहुत शुक्रिया, और कमांडर नरेंद्र महाजन जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तमाम चीज़ों के बीच राजनेता कोई भी हो, सरकार किसी भी की हो, सभी को एकजुट होकर देश के लिए खड़ा होना है। लेकिन सबसे अहम सवाल ये कि सेना के साथ, सुरक्षा के साथ, फौजियों के साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीतिक मंचों से किसी भी जीत या हार का फायदा उठाने के लिए कोई भी राजनेता ना खड़ा हो, और अगर ऐसी हिमाकत करे तो देश उसको जरूर जवाब दे, क्योंकि ये तमाम विषय ऐसे होते हैं जिस पर देश को एकजुट होने की जरूरत है, और मैसेज जाता है दूसरे मुल्कों तक कि हां, भारत एक है, एक था और एक रहेगा।